हीर रांझा फिल्म का एक गीत था जिसका एक अंतरा था। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूं अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। जी, जनाजा, दुख। भविष्य में शायद किसी वक्त वो वाला आयोग या उसके आयुक्त ये गीत, इसका ये अंतरा गाएंगे। हो सकता है अकेले में गा चुके हों, या फिर हम जब ये वीडियो कर रहे हैं तो वो यही गुनगुना रहे हों। पर यही गीत चाहे तो हम सब भी अपने प्यारे लोकतंत्र के लिए भी गा सकते हैं, क्योंकि कमी तो हमने भी नहीं छोड़ी है किसी तरह की इस लोकतंत्र को खत्म होने देने में। पर पहले बात चुनाव और उसके निष्पक्षतापूर्ण संचालन के लिए बनाई गई संवैधानिक संस्था, जो अब बस एक संस्था है, तथाकथित आयोग की, उस आयोग की। हम ये वीडियो इस देश के उसी आयोग को श्रद्धांजलि देने के लिए कर रहे हैं जिसका नाम तो आप जानते ही होंगे। इस वीडियो को श्रद्धांजलि यानी कि अंग्रेजी में ऑर्बिचुरी के तौर पे ही देखा और सुना जाए, न्यूज की भाषा में ऑर्बिचुरी पैकेज। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, और हम जानते हैं कि शायद कभी उसकी कमी पूरी ना हो, लेकिन सच तो यही है कि इस देश का वो आयोग नहीं रहा। हम लोग लंबे समय तक उसे बचाने की कोशिश करते रहे। नागरिकों ने अपने प्यारे लोकतंत्र के रखवाले को आवाज लगाई, वे रोए, गिड़गिड़ाए, शिकायत की, चिट्ठियां लिखी, उससे मिलने गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हमारा लाडला वो वाला आयोग हम सबको छोड़कर चला गया। आखिरी बार हम सब ने उसको साल 2024 की मार्च में देखा था, जब वो चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लगने की घोषणा करने आया था। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है। दिख तो स्वस्थ रहा था, हेल्दी, लेकिन अंदर से वो तब भी बहुत बीमार था, बहुत ज्यादा बीमार। ये तो उसका मिजाज था कि वो अपने अंतिम वक्त में भी हम सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था, मजाकिया शायरियां सुना रहा था। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। पर शायद हम सब उसकी कविताओं में छिपे दर्द को पहचानने से चूक गए। वो जानता था कि हम शायद उसे फिर ना देख पाए, पर उसने अपनी बातचीत से ऐसा जाहिर नहीं होने दिया। अंतिम सांसें गिनते हुए भी चेतावनी दे डाली कि वो बेईमानी करने वालों को देख लेगा। पर खैर, शायद ना तो ये हमारी किस्मत में लिखा था, ना उस बेचारे की किस्मत में। उससे पहले ही काल ने उसको हमसे छीन लिया। आप काल को सरकार कह सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड कह सकते हैं, दो नेताओं की जोड़ी कह सकते हैं, हम उसे सिर्फ काल कहेंगे। जैसे जाने वाले को हम सिर्फ फलाना आयोग कह रहे हैं, उसे कोई नाम नहीं दे रहे। वैसे भी अपने आखिरी दिनों में वो सिर्फ फलाना आयोग ही रह गया था, क्योंकि उसके शरीर में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो कुछ कर सके। विपक्ष के कुछ नेताओं को उसने किसी तरह नोटिस भेज तो दिया कि आचार संहिता का उल्लंघन मत करो, और कुछ के प्रचार पर रोक भी लगा दी, लेकिन सत्ताधारी दल की खबर शायद जब तक उस तक पहुंची वो अपने होशो हवास में नहीं बचा था। अंतिम शैया पर पड़े पड़े उसने पीएम की हेट स्पीच भर सुनी। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। धर्म के नाम पर वोट मांगने का आचार संहिता का सीधा उल्लंघन देखा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। भाजपा नेताओं की संविधान को खत्म करने बदलने की धमकियां भी सुनी। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा, और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती।
उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना, तो इसलिए झूठ सुने। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। बहुत दबाव पड़ा, किसी ने उसकी सेहत की खराब हालत की परवाह ही नहीं की। आखिरकार उसने किसी तरह दोनों पार्टियों को खत लिख दिया कि आप लोग संभल जाएं। बीमारी से उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो समझ ही नहीं पाया कि चिट्ठी सिर्फ सत्ताधारी दल के प्रधानमंत्री के नाम जानी थी। खैर, गंभीर बीमारियों में ऐसा होता है। और फिर उसने घटिया और मुसलमानों का अमानवीकरण करने वाले वीडियो देखे, सत्ताधारी दल के नेताओं का जहरीला मजहबी भाषण सुना। इस देश में रहना है तो जय श्री राम, और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है या हिंदुस्तान। और तो और चुनाव में वोट डालने के बाद वहीं बूथ के बाहर चुनाव प्रचार होते हुए भी देख लिया। उसने पुलिस को लाठियां चलाकर वोटरों को वोट डालने से रोकते देखा। ये सब देखते देखते वो और बीमार हो गया और वो कुछ कर नहीं सका। वो लाचार था, अंतिम शैया पर अंतिम सांसें गिन रहा था। वो चाहता था कि वो सख्त एक्शन ले, पर अंतिम समय में कौन क्या ही कर पाता है। आखिरकार वो चला गया, वो हमारे बीच नहीं रहा। आप सबको ये सूचना इसलिए भी देनी जरूरी थी कि आप लोग लगातार उससे अब शिकायत ना करें। आप उसे चिट्ठी लिख रहे हैं, उसे दोष दे रहे हैं, लेकिन वो तो अब है ही नहीं, इसलिए ट्वीट करना, उसे दोष देना बंद कीजिए। अब कुछ नहीं किया जा सकता है, अब वो नहीं रहा। आप उसे याद कर सकते हैं, उसके लिए आंसू बहा सकते हैं, उसको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं आप। खैर, श्रद्धांजलि भाषण या वीडियो का टीवी और समाज का नियम है कि इसमें जाने वाले के जीवन का जिक्र भी होना चाहिए, उसके अच्छे कामों और जीवन वृत्त को याद किया जाना चाहिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश में उस आयोग की स्थापना संविधान के लागू होने के एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को की गई। क्यों की गई स्थापना? क्योंकि संविधान लागू होने यानी कि गणतंत्र बनने से पहले हमारे पास चुनाव कंडक्ट कराने और निष्पक्ष ईमानदारी से बिना भय के लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि सभी दलों को बराबर चुनाव लड़ने का मौका, सब लोगों को चुनाव लड़ने का मौका देने वाली संस्था हो। इस आयोग पर आरोप पहले भी लगे। एक वक्त था जब पोलिंग बूथों पर हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, बैलेट लूटने की घटनाएं भी कई राज्यों में होती थीं, लेकिन समय के साथ इसको अधिक अधिकार मिले, उसको अधिक अनुभव मिला, चीजें बदली। लेकिन जो आरोप तब लगते थे वे क्या थे? उस आयोग पे लापरवाही के आरोप लगे, कई बार ढीलेपन के आरोप लगे, हिंसा ना रोक पाने के, बूथ कैप्चरिंग ना रोक पाने के आरोप लगे, सिस्टम को ठीक ना कर पाने या बाकी सरकारी एजेंसियों जैसे कि पुलिस और प्रशासन को काबू न कर पाने के आरोप लगे। लेकिन कभी भी उस पर खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट हो जाने, उसके इशारे पर काम करने के आरोप नहीं लगे। जैसे आज लगते हैं वैसे आरोप कभी नहीं लगे। पर क्या वो आयोग सोशल मीडिया देखता है, लोगों के बीच जाता है? जाना चाहिए था, क्योंकि अब जो आरोप उस पर लगे वो किसी विपक्षी दल की तरफ से ही नहीं आए। अब तो जनता भी वही आरोप लगाती है। शायद वो आयोग ये करता, पर अब तो वो हमारे बीच है ही नहीं, तो कैसे ये कर सकता है? कहते हैं कि जाने वाले के बारे में सिर्फ अच्छी बातें करनी चाहिए, और इसलिए हम सिर्फ अच्छी बातों के साथ ये श्रद्धांजलि खत्म करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छा आयोग था, जीवन के अंतिम दिनों में कमजोर हो गया था, रीढ़ की हड्डी में गंभीर बीमारी हुई थी, घिसट कर ही चल पाता था, कई बार चल नहीं पाता था। ऐसे में उससे शिकायतों का क्या मतलब? जिस तरह का जीवन अंतिम समय में वो जी रहा था, उससे अच्छा था कि वो चला ही जाता। उसे उसके कष्टों से मुक्ति मिल गई, और आपको रोज रोज की आपकी चिड़चिड़ाहट और शिकायतों से। अब वो की जगह आप चुनाव, लोकतंत्र, शर्म, जो चाहे अपनी मर्जी से भर सकते हैं। हाँ, हमको पता है आपकी आंखों में भी आंसू हैं, पर उसके असमय जाने से ज्यादा अपने भविष्य और लोकतंत्र के भविष्य को लेकर। पर जाने वाले को कौन रोक पाया है?
अब उसका अधूरा काम नागरिक के तौर पे हम सबको ही करना होगा। वादा कीजिए कि आप उसके मिशन को अधूरा नहीं रहने देंगे। एक बार फिर जाने वाले को श्रद्धांजलि। हम तुमको कभी नहीं भूल पाएंगे, फलाने आयोग।